बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले हैं संजय निषाद। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का एक बार फिर से दर्द छलका है। अफसरों की कार्यशैली पर मंत्री ने सवाल उठाए। आरक्षण मामले में नुकसान हो रहा है, ये कह रहे हैं संजय निषाद। कुछ अधिकारी पूर्व सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम से संजय निषाद मिले हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी पूर्व सरकार यानी पूर्ववर्ती जो सरकार रही है उनके लिए काम कर रहे हैं और अधिकारी ही बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के लिए काम कर रहे हैं और अधिकारी ही भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संजय निषाद ने लगाम लगाने की हिदायत भी दी है इन अधिकारियों पर। लगाम अगर नहीं लगी तो विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। संजय निषाद ये कह रहे हैं। बेटी की सुरक्षा हटाए जाने से भी नाराज दिखे संजय निषाद और कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे संजय निषाद। तो अब आपको बता दें कि पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है संजय निषाद ने और जिसके बाद बेटी की सुरक्षा हटाए जाने से भी वो नाराज दिखे। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अधिकारी अभी भी पूर्व की सरकारों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी टच में हैं और अधिकारी ही हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अगर इन पर लगाम नहीं लगाया गया समय रहते तो ये आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का नुकसान करवा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान उनके दिल का दर्द उनकी जुबान से छलका है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ब्रजेश पाठक से उन्होंने मुलाकात की और अफसरों की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से संजय निषाद पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, इसके बाद ब्रजेश पाठक से और इसके बाद वो बड़ा आरोप भी लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो अफसर हैं ये पूर्व की सरकारों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनके टच में है और अगर इनको लगाम नहीं लगाया गया इन पर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए सीएम संजय निषाद जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किया उन्होंने। आज संजय निषाद जो है पहले केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया था, उसके बाद फिर ब्रजेश पाठक से मुलाकात किया है और मुलाकात कर ब्रजेश पाठक से शिकायत दर्ज कराई है कि जिस तरीके से अधिकारी हैं अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। संजय निषाद ने साफ तौर पर यह बताया है कि उन्होंने कि अधिकारी जो है उनसे अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनते नहीं हैं और यही वजह रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उसके परिणाम इस तरीके से आए हैं। लगातार जो है अधिकारियों को घेरते हुए संजय निषाद नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर आज संजय निषाद से ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है तो मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से अगर कोई बात अधिकारी से कही जाती है तो वो पूरी तरीके से जो है उसको जो है नुकार दिया जाता है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिगड़ती हुई जा रही है। जी कृष्णा, बड़ा सवाल तो ये है कि संजय निषाद लगातार जो अफसर हैं उत्तर प्रदेश में उनकी कार्यशैली पर लगातार वो सवाल उठाते रहे। तो क्या संजय निषाद को वाकई में जो अफसर हैं वो नहीं सुन रहे हैं या संजय निषाद कुछ और करना चाह रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, इसके बाद फिर अब ब्रजेश पाठक से मिल रहे हैं। देखिए सीएम तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार जो है अफसरों पर सवाल उठाते नजर आए, चाहे वो मोती सिंह हो चाहे वो विधायक रमेश मिश्रा हो और अब जो है संजय निषाद ने भी अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया था। तो कहीं ना कहीं जो संजय निषाद हैं वो हार का ठिकरा भी अफसरों पर ही फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निषाद का कहना है कि अफसर उनकी कोई भी बात सुनता नहीं, अगर कोई कार्यकर्ता जाता है तो कार्यकर्ताओं का भी कोई काम जो है सुना नहीं जाता है। तो जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो है शीर्ष नेतृत्व से संजय निषाद ने शिकायत किया है और इसको लेकर आज ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। ब्रजेश पाठक से मुलाकात करने के बाद जब मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने बताया है कि इसकी शिकायत जो है लगातार उनके द्वारा जो है सरकार में मंत्री और जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से की जा रही है और जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी कृष्णा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखा गया तो संजय निषाद जो है कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए। प्रदर्शन इनका हुआ नहीं, जितना इनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में माना जाता है उतना ये सामने दिखा नहीं। और क्या अब इसको
मतलब कंट्रोल और डैमेज की जो ये अब राजनीति चल रही है, शायद ये वजह यही है कि संजय निषाद पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं और ये बताते हैं कि अफसर वो पूर्ववर्ती सरकार के लिए काम कर रहे हैं, फिर ब्रजेश पाठक से वही सेम शिकायत करते हैं और फिर अपने बेटे को जो सुरक्षा हटाई गई उसको लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो ये दूसरों के कंधे पर ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या वाकई में अफसर जो है वो पूर्ववर्ती की सरकार के लिए काम कर रहे हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खासा डेंट पहुंचा है? देखिए शिवम, इसकी शिकायत जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय निषाद के बेटे की सुरक्षा वापस ली गई है उसको लेकर भी वो जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे की सुरक्षा दोबारा वापस की जाए, क्योंकि उन्होंने जो है खतरे की भी बात करी है कि मेरे बेटे के ऊपर खतरा है। और इसको लेकर संजय निषाद जो है लगातार जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। और संजय निषाद का जो बेटा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गया, उसके बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। तो इसको लेकर भी संजय निषाद के मन में एक बात बनी हुई है, जिसको लेकर वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी आज मिले हैं। कल वो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है। कृष्णा, और जो ये आरक्षण मामले में नुकसान हो रहा है ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं संजय निषाद? देखिए संजय निषाद लगातार जो है आरक्षण को लेकर सवाल उठाते नजर आए हैं। देखिए संजय निषाद ने जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष लगातार आरक्षण, बेरोजगार और महंगाई, नौजवान के रोजगार को लेकर घेरता नजर आया, तो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए, चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों। तो ऐसे तमाम नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि अगर आरक्षण का मुद्दा इसी तरीके से चलता रहा तो इसका खामियाजा उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि जो है 10 सीटों पर चुनाव होना है, उस उपचुनाव में भी संजय निषाद ने साफ तौर पर कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली का दौरा करेंगे और भजन लाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बजट को धरातल पर उतारने को लेकर बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और रवाना हुए हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ कई मुद्दों पर और भी चर्चा की जा सकती है। तो बजट को धरातल पर उतारने को लेकर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और हालांकि दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं, जिस दौरान दिल्ली पहुंचने के बाद वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ बजट को धरातल पर किस तरह से उतारा जाए इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर बड़ा अपडेट है। जहां पर जयपुर में आप देख रहे हैं मौसम बदला है और मौसम में बदलाव के साथ ही मुख्यमंत्री के शेड्यूल में बदलाव कर दिए गए हैं। जहां पर मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए निकले जरूर थे, लेकिन बारिश का दौर तेज होने के चलते फिलहाल जयपुर ही वो रुके हुए हैं और जल्द ही दिल्ली दौरा वो करने वाले हैं। हालांकि पूरा मामला बजट जैसे ही केंद्र सरकार ने पेश किया है और मुख्यमंत्री बजट से पेश होने के बाद ये दिल्ली का जो दौरा है वो कई मायनों में राजस्थान के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है। हालांकि जो बजट में घोषणाएं हुई है राजस्थान के लिए, उस लिहाज से उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक के बाद ये फैसले लिए जाएंगे। हालांकि उनके बैठक में जो बदलाव किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रात में दिल्ली रुकेंगे और दिल्ली रुकने के बाद उनके कई मंत्रियों के साथ बैठक है और ये माना जा रहा है कि शुरुआती जो दौर में जो बैठक का दौर चलेगा, जो मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके साथ अमित शाह भी शामिल होंगे और उसके बाद जो दूसरी वार्ता का जो दौर शुरू होगा वो जेपी नड्डा के साथ में होगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है राजस्थान में एक राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां ये भी है कि राजस्थान में अब
बजट पेश हो चुका है, केंद्र का भी बजट पारित हो चुका है। अब राजस्थान में जिम्मेदारियां दी जाएगी, जो बोर्ड बने हुए राजस्थान के और जो मंत्री पद जो किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद अब बदलाव की जो आशंका है राजस्थान में, वो खासतौर पर देखी जा रही है कि राजस्थान में अब जल्द ही बदलाव के आसार इस मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बजट को लेकर जो राजस्थान में जो दिया गया है उस पर चर्चा होनी बाकी है और मुख्यमंत्री फिलहाल रुके हुए हैं, सचिवालय में उनका रुका हुआ और सचिवालय में अभी वो बैठक ले रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ। राजस्थान में किस तरीके का जो स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि हम देखेंगे एक तो और विधानसभा चल रही है और विधानसभा में बिजली कटौती हो या तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र राजस्थान सरकार को विपक्ष घेरने में लगा है। इस बीच राजस्थान सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता को कैसे खुश किया जाए। इस तमाम मुद्दों को लेकर अब केंद्र का जो बजट पास हुआ है, जो डबल इंजन की सरकार की बात, ये अमूमन माना जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में कैसा काम करेगी, वो दिल्ली में जाकर रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। जी कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को खेलों में भी पारंगत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने स्थानीय और स्वदेशी खेलों के विषय में जाना और इसमें हिस्सा भी लिया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 22 से 28 जुलाई के बीच परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 24 जुलाई को खेल दिवस के तहत खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये ब्यूरो चीफ है ना? तो इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। प्रियम, जिस तरीके से योगी सरकार अब एक अलग इनिशिएटिव ले रही है और खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है, प्रियम? बिल्कुल शिवम, देखिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए गए थे कि शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाए, जिसके चलते 22 से लेकर 28 तारीख तक प्रदेश के अंदर जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वहां पर शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है और इसके बीच में विशेष तौर पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, इनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका केवल मानसिक विकास ना हो बल्कि शारीरिक विकास भी हो, और शारीरिक विकास के लिए खेलकूद का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसको खेल को लेकर इन बच्चों को जानकारी साझा करी गई। इसके अलावा अलग अलग खेल जो है वो आयोजित किए गए। इसको लेकर जो बेसिक शिक्षा महानिदेशक हैं उनकी तरफ से निर्देश जारी किए गए थे। सभी जो जितने भी बीएसए हैं उनको निर्देश जारी किए गए थे कि वो अपने अपने जिलों में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर खेलों का आयोजन कराएं, ताकि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी जो रुचि है वो बढ़ सके और उनका मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो। और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। आज पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर अलग अलग जो है वो खेलों का आयोजन किया गया। बच्चे में खासा उत्साह जो है बच्चों के बीच में वो देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इन सब का पीछे का जो मकसद है सरकार का, कि एक तरफ जहाँ बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर हो, दूसरी तरफ उनका शारीरिक विकास हो, और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर खेलों को लेकर सरकार, क्योंकि हमने पहले से भी देखा है खेल को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग नजर आए हैं। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस की उन खिलाड़ियों को बुलाकर उनका सम्मान करना हो, खेलों को लेकर अलग से बजट का प्रावधान करना हो, प्रदेश के अंदर अलग अलग स्टेडियम बनाने हो, तो उस पर बाकायदा विशेष उनका फोकस रहता है। अब कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो लागू की जा रही, ताकि बच्चों का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास बेहतर हो और उनका पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति भी जो उनकी रुचि है वो तेजी के साथ में बढ़े, ताकि उनके एक बेहतर भविष्य के लिए, प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए जो है वो काफी कारगर साबित हो सके। प्रियम, जिस तरीके से सरकार लगातार अलग अलग इनिशिएटिव लेते हुए हम इस सरकार को यानी योगी सरकार को हम देख रहे हैं,
और ऐसे में जब छात्रों को पढ़ने के लिए इतना बाध्य किया जाता है और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाता है तो क्या बच्चों में या युवाओं में सरकार के प्रति जो नजरिया है वो भी बदलता है और सरकार की जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती है? और एक वजह यह भी है कि ये खेल की तरफ इनिशिएटिव लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। प्रियम, सीएम देखिए, खेल की तरफ इनिशिएटिव लेने के पीछे के कई मकसद हैं। एक तो सबसे बेहतर चीज है कि जाहिर सी बात है कि सरकार को लेकर लोगों के बीच में बेहतर जो कह सकते हैं कि माहौल है वो बनता हुआ नजर आता है। बच्चों के बीच में चूंकि पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक दबाव ना बने और वो पढ़ाई को एंजॉय कर सके, इसके लिए जरूरी है कि वो जो उनको पसंद है, बच्चों के लिए खेल बहुत जरूरी है। तो ऐसे में खेलों के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं जानकारी देना, खेलों के प्रति जानकारी देना, उसके अलावा खेल के साथ साथ शिक्षा के स्तर को बेहतर करना। तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से हो या फिर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य पर, उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका साफ तौर पर प्रतिकूल असर पड़ता हुआ जो है वो दिखाई देता है। और यही वजह है कि आप देखें, खुद सरकार भी इस चीज़ों को लेकर प्रमोट कर रही है। लगातार इस तरीके के अनुरोध किए जा रहे हैं, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो आए, उनकी जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उनकी कहीं ना कहीं रुचि है वो बेहतर हो, रुचि जो है स्कूलों की ओर आने में हो, रुचि उनकी खेलों में हो, रुचि उनकी शिक्षा के लिए हो। तो इन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि सम्मिलित प्रयास जो है वो किए जाएं, उसमें इन सभी चीज़ों का होना जरूरी है। और इस बात को प्रदेश सरकार जो है बखूबी जानती है और इसीलिए स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। पूरा एक शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 22 से लेकर 28 तारीख तक, और उस बीच में जो छात्र हैं उनको कैसे शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना है, उनको कैसे एक बेहतर माहौल देना है, इन सभी चीजों को लेकर प्रदेश सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तय करने के बाद ही जल्दी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय करेगी। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले पर मुहर लगाई। सपा किसी भी समय नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि सीनियर विधायक रामचल राजभर या फिर इंद्रजीत सरोज के नाम का ऐलान हो सकता है। कमाल अख्तर के नाम की भी चर्चा जारी। फिलहाल रामचल राजभर की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।